दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 8 अप्रैल 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट जीके सवाल। सारे सवाल इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी अप्रैल मंथ में एक और ऑफर चल रहा है, यहाँ पर आपको 12 मंथ की बजाय 2 मंथ एक्स्ट्रा यानी 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से एनरोल कर सकते हो। जैसे कि सीबीटी 2 में यहाँ पर एनटीपीसी के सारे मॉक टेस्ट अपडेट हो गए हैं। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल हो गया, आरआरबी एनटीपीसी के अलावा यहाँ पर यूपी पुलिस, एसआई, राजस्थान पुलिस, एसआई, यानी सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हैं। उन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। इन 39 जीके के सवाल में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे, आपको ये वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। देखिएगा पहला सवाल, साहत कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो साहत कार्यक्रम है, एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। साहत का मतलब है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तो ये मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्यवाही हेतु एक साथ कार्यक्रम है। इसका आपको उद्देश्य पूछा है किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित आपको करेक्ट करना था। इसमें 3 रोल मॉडल राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और 3 रोल मॉडल राज्य हैं वो कौन से यहाँ पर चयनित किए गए थे? तो चुनौती विधि पर आधारित एक विस्तृत चयन प्रक्रिया के बाद 3 राज्य यहाँ पर झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा को परियोजना के लिए चुना गया था। तो ये हो जाएगी 7 योजना जो कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए भविष्य के 3 रोल मॉडल राज्यों की पहचान करना और उनका निर्माण करना। अगला सवाल देखिएगा, वनडे इंटरनेशनल में 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो ओडीआई क्रिकेट मैच में 3 दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी है रोहित शर्मा। अब मैं आपको ओडीआई से रिलेटेड और टेस्ट मैच से रिलेटेड कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड की बात करूँ सेंचुरी की, तो ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है और कितने हैं? तो ओडीआई में 3 भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि दोहरा शतक लगा चुके हैं। वनडे इंटरनेशनल में 3 कौन? सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले लगाए थे, 200 रन नाबाद बनाए थे इन्होंने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जो कि वनडे इंटरनेशनल में डबल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। 200 रन बनाए थे 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो 219 रन बनाए हैं 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और रोहित शर्मा ने 3 बार यहाँ पर दोहरा शतक लगाया है, 209 रन, 264 रन, जो कि सर्वाधिक है वनडे में। उसके अलावा 208 रन हैं। अब बात करूँ ओडीआई में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा 264 रन, जो कि श्रीलंका के खिलाफ ये 264 रन बनाए थे 2014 में। अब बात करूं टेस्ट में तिहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग हैं, 309 रन बनाए हैं 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ। तो 2 बार ये वीरेंद्र सहवाग कारनामा कर चुके हैं, 309 रन, 319 रन बनाए हैं। तो 2 बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी टेस्ट में पूछ ले तो वीरेंद्र सहवाग हो जाएंगे 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और बात करूं तिहरा शतक लगाने वाले टेस्ट में करुण नायर ने 303 रन बनाए थे 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ। आपको यदि पूछ ले टेस्ट मैच में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो एक पारी में ब्रायन लारा ने 400 नाबाद रन बनाए थे, ये 2004 में इंग्लैंड के विरुद्ध। ब्रायन लारा किस देश के, किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये वेस्ट इंडीज़ के। सवाल नंबर 3 देखिएगा, एशिया महाद्वीप के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप के बाहर सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका नाम हो जाएगा माउंट एंकॉक के गुआ, जो कि 6961 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो माउंटेन है माउंट एकॉन्ग के गुआ, ये कहाँ पर है? तो ये अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका में है, न कि एशिया महाद्वीप। आपको एशिया महाद्वीप से बाहर पूछा था, तो ये पर्वत हैं जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और बाकी विश्व के सर्वोच्च शिखर जो एशिया में है माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर की ऊंचाई। फरवरी 2021 में भारत की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत की प्रथम जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो केरल राज्य में उसका उद्घाटन किया गया है। केरल राज्य में कहाँ पर? तो ये मंगलापुरम में जो भारत की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा
केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हैं, जो कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ये उद्घाटन किया है केरल में भारत की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी का। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे शहनाई, जो वाद्य यंत्र शहनाई है उनके वादक है बिस्मिल्लाह खान हैं। और बिस्मिल्लाह खान के अतिरिक्त शहनाई वादक कौन है? तो एस भलेस हैं, अनंत लाल हैं, अली अहमद हुसैन खान हैं। सरोद वादक की बात करें जो एनटीपीसी में आ चुका है, उस्ताद अमजद अली खान है, वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद वादक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां, अयान अली खां, अमान अली, अली अकबर खां, ये सभी सरोद वादक हैं। सितार वादक की बात करें, बहुत बार एग्जाम आता है पंडित रविशंकर से, तो रवि हैं रविशंकर जी, ये सितार वादक हैं। निखिल बनर्जी सितार वादक, विलायत खान भी सितार वादक है। तबला वादक कौन है? तबला वादक में अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शामता प्रसाद मिश्र, इन्हें गुद्दई महाराज भी बोलते हैं, कंठे महाराज, किशन महाराज, ये सभी तबला वादक हैं। नेक्स्ट देखिएगा मेक इन इंडिया लोगो, जिसमें जो लॉयन रहता है, तो ये लॉयन किससे बना हुआ है? तो ये कॉग्स हो जाएगा, चक्रधन से बना हुआ है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा है उसका प्रचलन किसने किया था? 14वीं शताब्दी में भारत में सबसे पहले जो टोकन करेंसी है उसका प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-30 में, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस का प्रयोग है वो किस अंग में किया जाता है? तो किडनी में हो जाएगा। डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के गुर्दे या फिर किडनी सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो डायलिसिस यहाँ पर रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। 3 स्तर कौन से? ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय पंचायत हैं, इनका गठन किया गया था बलवंत राय मेहता की जो समिति है उनकी सिफारिश पर। और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था राजस्थान नागौर से। नेक्स्ट में देखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो एससी के लिए नेशनल कमीशन है, उनके चेयरमैन कौन है? तो श्री विजय संपला हो जाएंगे। तो ये आपको पूछा गया है। शेड्यूल्ड कास्ट के जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हैं इनके चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? विजय संपला। आपको यदि पूछ रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो एसटी के जो नेशनल कमीशन है उनके चेयरमैन है हर्ष चौहान। एनटीपीसी में इससे पहले आ चुका है ये वाला सवाल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल सहानी। नेक्स्ट में देखिएगा डब्ल्यूटीओ का कार्य नाम से स्पष्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड से संबंधित है, व्यापार संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित जो डील है वो डब्ल्यूटीओ के द्वारा रूल वगैरह बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1995 में मार्केज समझौते के तहत की गई है। यहाँ से एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मार्केज समझौते के तहत कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन हुआ है? डब्ल्यूटीओ का हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 164। प्रथम बार किस इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? विधानसभा इलेक्शन में प्रथम बार नोटा का जो प्रयोग हुआ है, नोटा यानी नन ऑफ द एबो, 2013 में 4 राज्य छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश यूटी के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले नोटा का प्रयोग 2013 में हुआ था। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये अंडमान आइलैंड में है, 1983 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जीवन जीने का अधिकार जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है, ये आर्टिकल 21 हो जाएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा है ये संवर्ती सूची का विषय है। आपको पूछ लें कि संवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। इसमें इसके अंतर्गत टोटल 52 विषय हैं। इन 52 विषय में से एनटीपीसी में जो सवाल आए हैं, एक तो मैरिज और डिवोर्स का पूछा गया है, एक वन का पूछा गया है और एक ये शिक्षा का दूसरी बार रिपीट हुआ है एजुकेशन का। तो ये सभी मैं एक बार और बता देता हूँ। संवर्ती सूची में जो विषय हैं इसमें जो क्रिमिनल लॉ है, विवाह और जो तलाक है, डिवोर्स है, एविडेंस एंड ओथ हो जाएगा, शपथ है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल है, वन्य जीव संरक्षण है, ड्रग्स एंड पॉइजन है, ट्रेड यूनियन है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट है, एजुकेशन है, जो पोर्ट्स बंदरगाह है, शिपिंग नेविगेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स का भी एग्जाम आया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, वन है। तो ये कुछ प्रमुख विषय हैं जो कि संवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट में देखिएगा WORM की फुल फॉर्म पूछा है, तो राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी
ये वॉर्म WORM की फुल फॉर्म हो जाएगी। कजरी किस ऋतु का लोकगीत है? तो कजरी है ये वर्षा ऋतु का सावन के महीने में गाया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। IBRD है या फिर जो विश्व बैंक है, इन दोनों की स्थापना पूछी है आपको। IBRD या विश्व बैंक की स्थापना है वो 1944 में हुई है दोनों की। तो IBRD जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये IBRD की फुल फॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। स्थापना जो आपको पूछा है जुलाई 1944 में हुई है। उसके बाद ये दोनों सेटअप हुए हैं 27 दिसंबर 1945 को। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं। CEO अंशुला कांत हैं। सदस्य देश 189 हैं। तो ये IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी प्रकार वर्ल्ड बैंक का पार्ट एक IDB है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक की रियासती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहा जाता है किसे? IDA को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। सदस्य देश कितने हैं नाटो में? 30 सदस्य देश हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ से एग्जाम एक बार NTPC में सवाल आया था, कौन सा देश नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है तूतीकोरिन जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? तो तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। तूथुकुडी तमिलनाडु में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट पर है। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस अधिकारी की नियुक्ति की है? तो 2006 में ये बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की गई है RBI के द्वारा, जो कि ग्राहकों की शिकायतों के निवारण करेंगे। तो बैंकिंग लोकपाल योजना 1 जनवरी 2006 को ये नियुक्ति हुई है बैंकिंग लोकपाल की, जो बैंकों के द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहक हैं उनके शिकायतों के समाधान से संबंधित है। एग्जाम में NTPC में पूछा हुआ सवाल है बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो ये नरसिम्हा कमेटी का गठन 1991 में किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क है वो कौन से देश के समीप है? तो ये सुंदरबन नेशनल पार्क सभी को पता है पश्चिम बंगाल में है, तो ये बांग्लादेश के समीप हो जाएगा। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन में अल्ट्रासाउंड था, करेक्ट हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग से अक्सर एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? तो मैं आपको क्रम वाइज बता देता हूं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य से सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की तरफ से जो चुंबकीय तरंग है वो टोटल कितनी है यहाँ पर देख सकते हो। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है रेडियो वेव की, और सबसे जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो गामा रेज की है। यहाँ से अक्सर सवाल आता है, तो ये रेडियो वेव्स हैं। उसके बाद माइक्रोवेव है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है, वेवलेंथ के घटते क्रम में, तो ये लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट है। और उसके बाद इंफ्रारेड है, ऑप्टिकल है, अल्ट्रावायोलेट है, एक्सरे है और गामा रे, ये सभी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं है? तो ये ऑप्शन थे खड़िया, जो चौक है उसको खड़िया बोला जाता है, संगमरमर है, जिप्सम, चूना पत्थर। बहुत बार बता चुका हूँ मैं, इन तीनों का फॉर्मूला एक साथ, चौक है ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूना पत्थर का भी सेम, संगमरमर का फॉर्मूला भी सेम है, तो इन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट है। जिप्सम में ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो आपको पूछा खरीफ कौन सी नहीं है, यदि आपको पता था कौन सी है इजीली कर सकते थे। खरीफ फसलों के प्रमुख उदाहरण में मक्का, ज्वार, बाजरा, धान जो चावल है, मूंग, तुहर, कुल्थी, जूट, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, सन, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर माह में काटी जाती हैं। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, जई, राई, सरसों, अलसी, कुसुम, ये रबी की फसलें। कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए टोटल 10 महारत्न कंपनी है, इनमें से जो ऑप्शन नहीं था वो करेक्ट करना था। कौन सी महारत्न नहीं है? तो कौन सी है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया है, गेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, NTPC लिमिटेड है, तेल और प्राकृतिक गैस ONGC है, पावर ग्रिड है, स्टील अथॉरिटी सेल है, ये सभी 10 महारत्न कंपनी हैं। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण है वो कराया था नवाब आसफ उद्दौला ने कराया था 1784 में। ये अवध के नवाब ने, आसफ उद्दौला ने। ये बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, एक ऐतिहासिक धरोहर जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है, ये आपको पूछा है। तो न्यूरॉन के भाग में ये कौन नहीं है? ये नेत्र में है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है,
एक्सॉन है, ये सभी न्यूरॉन के भाग हैं। मैं इमेज में भी बता देता हूँ। तो ये न्यूरॉन आप देख सकते हो, ये डेंड्राइट कहा जाता है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। इसके अतिरिक्त ये सभी आप देख सकते हो जो पार्ट है न्यूरॉन के। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था? तो अष्टक सिद्धांत है आवर्त सारणी में 1865 में अंग्रेज वैज्ञानिक नाम है जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत। उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में एडजस्ट किया और सबसे पहले यहाँ पर कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन और लास्ट में रखा था उन्होंने 56वां तत्व था थोरियम। और उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सैन्य अवज्ञा आंदोलन का सही काल क्रम में एडजस्ट करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद असहयोग आंदोलन है, फिर सैन्य अवज्ञा है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ये सही इसका कालक्रम है। बाकी यहाँ पर रोलेट एक्ट है, इससे भी पहले जलियांवाला से पहले रोलेट एक्ट है, झंडा सत्याग्रह है, ये सभी पता होना चाहिए आने वाले सेट में, या फिर इससे पहले एनटीपीसी में पूछा हुआ है। रोलेट एक्ट देखिए यहाँ पर मैं कालक्रम की पूछा है, तो रोलेट एक्ट है ये प्रभाव में आया था 21 मार्च 1919 को, तो ये सबसे पहले आ जाएगा रोलेट एक्ट। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये 13 अप्रैल 1919 को है। फिर यहाँ पर बात करूँ असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में। इसका प्रस्ताव है वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। फिर झंडा सत्याग्रह की बात करें तो ये 1923 में नागपुर और जबलपुर में इस सत्याग्रह का नारा नागपुर चलो था, झंडा सत्याग्रह। उसके बाद यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सैन्य अवज्ञा आंदोलन इससे पहले 1930 में आ जाता है 6 अप्रैल 1930 को। फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 1920 में ये जो सत्याग्रह हुआ था रोलेट एक्ट के विरोध में, कौन सा सत्याग्रह था? असहयोग आंदोलन था, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। तो ये रोलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन 1920। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, जो 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित हुआ था। और महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में बम्बई में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों के द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे सुधारों से। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चोरी चोरा कांड के बाद। कब ये बात है? चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर। यहाँ पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी और एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, जहाँ से गांधी जी स्तब्ध रह गए थे। और फाइनली उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत है वो प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। तो 1922 में ये खत्म हो गया था, चोरी चोरा कांड के बाद इसको समाप्त करना पड़ा था। अगला सवाल देखिएगा, हाउ मैनी पेलोड्स आर देयर इन चंद्रयान 2? तो चंद्रयान 2 में टोटल कितने पेलोड्स थे? तो टोटल यहाँ पर 13 पेलोड्स थे। कहाँ कहाँ? ऑर्बिटर में 8 पेलोड, विक्रम में 3 पेलोड, प्रज्ञान में 2 पेलोड। आप देख सकते हो ये इसरो की वेबसाइट पर डिटेल है। जो ऑर्बिटर में टोटल 8 पेलोड हैं ऑर्बिटर में यहाँ पर, और प्रज्ञान पेलोड में है 2, और विक्रम पेलोड है टोटल 3। तो ये 3 और 2 5 और 8 13 पेलोड्स हो जाएंगे टोटल यहाँ पर चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं? जो एनटीपीसी में पहले पूछे हुआ सवाल है, तो एम वनिता हो जाएगा चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और बात करूं मिशन डायरेक्टर जो चंद्रयान 2 की है, ऋतु कारिदाल हैं। रॉकेट हैं चंद्रयान 2 के लिए GSLV Mark 3 M1 है। विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर है, लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। अगला सवाल देखिए, कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के किसी एजेंसी का हेडक्वार्टर नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर सभी में हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र के एजेंसीज का। जैसे कि नैरोबी केन्या में जो संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर है ऑफिस है, उसमें एक तो UNEP का है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है, एक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर है केन्या, जो नैरोबी केन्या में है। दूसरा ऑप्शन एक वियना ऑस्ट्रिया है, जहाँ पर हेडक्वार्टर एक तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है, IAEO का जो कि एग्जाम में पूछा हुआ यहाँ से। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये एनर्जी एजेंसी का है वियना ऑस्ट्रिया में।
इसके अतिरिक्त UNIDO यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय है। फिर यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का भी हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में है। बात करूँ यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, वो है बहुत से मुख्यालयों का हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। WHO का है, WTO का है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज हैं, जो कि एनटीपीसी में पूछा हुआ है इससे सवाल। यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट है। इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएंगे ये सभी। और एक ऑप्शन था यहाँ पर रोम इटली का, तो रोम इटली में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस का जो संगठन है फूड एंड FAO, इसका हेडक्वार्टर है। जो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर सभी में यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है, तो ये सवाल में कोई भी ऐसा आंसर नहीं था। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। बाकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मोजिला फायरफॉक्स है, GIMP है, लिनक्स है, GNU है, ओपन ऑफिस है, MySQL जो डाटाबेस है, और सुगर यहाँ पर CRM है, जिम्ब्रा है, अल्फ्रेस्को है, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर मारूनी नाच है, डांस है, वो किस राज्य का प्रचलित है? तो मारूनी जो डांस है वो सिक्किम राज्य का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जैविक खेती हेतु सरकार के द्वारा कौन सी योजना संचालित है? तो जैविक खाद के प्रोत्साहन के लिए जो योजना सरकार के द्वारा संचालित है उसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना है। तो ये जैविक खाद का प्रयोग करके जैविक खेती से संबंधित योजना 2015 में लॉन्च हुई थी, जिसका उद्देश्य है जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहित करना। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है, जो किसानों को जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 500 से 1000 हेक्टेयर भूमि पर 20 से 50 किसान जो सदस्य हैं उनका एक समूह बनाना पड़ेगा, और किसानों के एक समूह को अधिकतम 10 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान इसमें दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, DRDO के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 22 फरवरी 2021 को कहां पर किया गया है? तो अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन है 22 फरवरी 2021 को DRDO के द्वारा, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में किया। कहाँ पर? UP पिलखुआ में। अंतिम सवाल देखिएगा यहाँ पर पूछा गया, नदियों की दरारें एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो इसका आंसर पता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।